हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, हम आज शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8। आई एम होपिंग सो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 7 जरूर देखा होगा, क्योंकि ये जो है पूरा कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। हमने चैप्टर नंबर 7 में ये जाना था कि किस तरीके से नेशनल मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है, कैसे हमारा वी कैन से एक इंडिपेंडेंस को लेके जितना भी पूरा प्रोसेस है वो शुरू होता है, वो हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा है ना। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बनती है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, फिर गांधी आते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे आपका स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम सेकेंड फेज। हमने फर्स्ट फेज अपना चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां से शुरू हो गया है हमारा 1919 के बाद का टाइम पीरियड सिंस इंडिपेंडेंस तक पूरा, ठीक है। क्योंकि हमने इससे 1919 से पहले वाला टाइम पीरियड वो फर्स्ट फेज में हमने कवर किया। अब इस फेज में सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, क्योंकि ये गांधीयन एरा है ये पूरा, है ना, क्योंकि इसमें गांधी जी सबसे मेन रोल प्ले करते हैं इस पीरियड में, ठीक है। हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है रोल ऑफ गांधी जी का, ठीक है। रोल ऑफ गांधी जी का क्या था, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स को शुरू किया, गांधी जी की पॉलिसीज कैसे थी, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स में अपना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स किए गए, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे किस तरीके से वी कैन गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिलती है, ठीक है। बहुत सारे इसमें मूवमेंट देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सारी चीजें जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में मेन पॉइंट रहता है वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में और इस चैप्टर नंबर 8 में कवर करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम इसको पार्ट 2 में या 3 में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके हम पार्ट्स बना देंगे ताकि आपके लिए सबको पढ़ना बहुत इजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं पार्ट 1 आपका चैप्टर नंबर 8 का। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम सेकेंड फेज 1990 to 1947. Okay, so let's start from role of महात्मा गांधी से। दिस इज अ थिंग कि रोल ऑफ महात्मा गांधी का क्या है, ठीक है। क्योंकि ये अब पीरियड शुरू हो गया तो हमें ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी क्या थे, उनका विजन क्या था एंड उनकी वी कैन से पॉलिसीज किस टाइप्स की थी, है ना। ये सारी शुरू होती है रोल ऑफ गांधी जी से। So the return of Mahatma Gandhi to India from South Africa heralded a new era in the Indian freedom movement, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से शुरू होता है महात्मा गांधी का टाइम पीरियड, जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया में, ठीक है। आप सभी को पता है 1915 में वो वापस आए थे इंडिया में साउथ अफ्रीका से, एंड यहां से अब उनका ना मेन रोल शुरू होता है। He fought against a mighty empire without any violence। देखिए उन्होंने काफी अच्छा एम्पायर अपना क्रिएट किया विदाउट एनी वायलेंस, क्योंकि उनकी पॉलिसीज आर बेस्ड अपॉन नॉन वायलेंस। उनकी पॉलिसीज ये थी कि आपको जो भी चीजें करनी है उसमें नॉन वायलेंस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, इक्वालिटी, यूनिटी, ये सब चीजों पे बेस्ड थी, ठीक है। So Indian freedom struggle from the second decade to the 20th century is dominated by Mahatma Gandhi, popularly known as father of the nation. So महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं, सभी को पता है, बापूजी फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ द नेशन। He played a key role in the Indian politics during the national movement, and it is an eternally new connotations. Under the enlightened guidance, a new and unparalleled phase in the history of Indian freedom struggle was launched. अब यहां से शुरू होता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च होना। Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd of October 19. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar in कातियावाड़ पेनिनसुलर मॉडर्न गुजरात इन इंडिया। तो गुजरात में वो बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर को। वी ऑल नो गांधी जयंती डे हम बनाते हैं। ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13 years। 13 एज में उनकी शादी हो जाती है।
At the age of 19, he went to study law in England. सोचिए 19 years में तो वो लॉ की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए थे. After unsuccessful attempts in the practicing law in Gujarat and Bombay, he proceeded to the Durban in South Africa to work for a firm there. Of course, फिर उन्होंने उनको जब लॉ की प्रैक्टिसेस में वो बॉम्बे एंड गुजरात में फेल हो गए, अनसक्सेसफुल रहे, उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में थोड़ा काम शुरू किया. ठीक है, अब उनका साउथ अफ्रीका का पहले एक्सपीरियंस देते हैं, क्योंकि इंडिया से पहले वो साउथ अफ्रीका में थे. उन्होंने क्या क्या वहां पे काम किए, किस तरीके से उनका जो रूट्स थी ना वो वहीं से बननी शुरू हुई. ठीक है, सो साउथ अफ्रीका एक्सपीरियंस 1893 टू 1914 तक. ठीक है, ये टाइम पीरियड था आपका साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस के बारे में. So Gandhian's experience in South Africa contribute in shaping his idea and methods at सत्याग्रह. So सत्याग्रह में गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. ठीक है, इनका एक्सपीरियंस, इनकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, till 1906 he followed the usual techniques of a petitionary in his fight against radical discriminations of Indian at the Natal in साउथ अफ्रीका. जो साउथ अफ्रीका में जो रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना, उसके खिलाफ भी गांधी जी ने आवाज उठाई थी. बट हिज मेथड underwent a radical transformations with two campaigns of passive residence launched in 1907 to 1908 and 1913 to 1914. This change constitute the essential components of his South African struggle and led to the evolution of his concept of satyagraha. After an intensive protest and demonstrations by Indian under Gandhian leadership, most of issues were resolved. Out of his South African experience, Gandhi ji developed a deep faith in the techniques of non-violent satyagraha. So Gandhi ji ये एक चीज पे उस टाइम पे भी विश्वास करते थे. अब और जब इंडिया में भी जो पॉलिसीज, वो जब मूवमेंट्स को शुरू करते थे, नॉन वायलेंस सत्याग्रह. ठीक है, द एक्सपीरियंस ऑल्सो मेड हिम रियलाइज द सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड द नीड टू पुट यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उस टाइम पे भी उनको ये पता चल गया था कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ एंड नॉन वायलेंस इज द स्ट्रेंथ. सो हिज मॉरल एंड द इंटेलेक्चुअल stature stood enhanced and his ability to communicate with the masses came to the force. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, किस तरीके से नॉन वायलेंस होता है ना, किस तरीके से कम्युनल हार्मनी, यूनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है. तो ये इनका एक्सपीरियंस रहा था साउथ अफ्रीका में. जो रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ भी उस टाइम उन्होंने आवाज उठाई थी. आप देखते गांधीज अपीयरेंस ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन 1915 टू 1918 तक, जो उनका पीरियड रहा था इंपॉर्टेंट. उनके स्टार्टिंग ईयर्स थे इंडिया में एज अ पॉलिटिकल लीडर. सो गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन जनवरी 1915. 1915 में वो वापस आते हैं जनवरी में. इन द बिगनिंग ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल इश्यूज. स्टार्टिंग में ना वो पॉलिटिकल इश्यूज में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे. Even when Annie Besant approaches him to join her in the founding the Home Rule League, he refused. In 1917 to 1918, he could not avoid entering active politics. Starting में वो अपनी जो politics थी इसमें घुसना नहीं चाहते थे. He avoided. Okay. He became involved with 3 local issues. वो अपने 3 local issues पे फोकस थे. क्या? इंडिको फार्मर्स एट चंपारण. चंपारण में जो इंडिको प्लांटेशन हुआ, ठीक है, इस पे इनका था. ठीक है, ये उस टाइम पे लेड बाय महात्मा गांधी. ठीक है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं चंपारण. ठीक है, चंपारण, द टेक्सटाइल वर्कर्स अहमदाबाद एंड द नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स बाय खेदा प्लीजेंट. सो खेदा में, चंपारण, अहमदाबाद, ये कुछ मूवमेंट्स हुए थे जिसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था. दीज इवेंट्स heralded his emergence as a leader of national stature. Champaran, a district of Bihar, was famous for indigo plantation, where the European planter has subjected to the local peasants to excessive oppression. अब क्या था ये चंपारण, क्या था ये इंडिगो का प्लांटेशन था. ये बिहार में सबसे फेमस था. तो यहाँ पे इंडिगो का प्लांटेशन करके ये जो ब्रिटिश अपने कंट्रीज में लेके जा रहे थे ये सब चीजें.
क्योंकि वहां पे इंडिको बहुत फेमस हो गया था। तो यहाँ के लोगों को बहुत फोर्स किया गया कि आप इंडिको प्लांटेशन ही करो, राइस, व्हीट और बाकी जितने आपके बेसिक क्रॉप्स आप ग्रो करते हो वो मत उगाओ, सिर्फ इंडिको उगाओ, क्योंकि ये हमारे यूरोप में, हमारे ब्रिटिश कंट्रीज में बहुत ज्यादा आपका इंडिको फेमस है फॉर देयर कलर, फॉर देयर वाइब्रेंट कलर। सो दैट्स व्हाई दे फोर्स द प्लीजेंट्स टू ग्रो द indigo. Okay, so the peasants invited Gandhiji to come to Champaran and see the pathetic conditions first hand. वहां के प्लीजेंट्स ने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप बिहार आइए, देखिए हमारे प्लीजेंट्स की क्या हालत है, हमारे लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि आप यही ग्रो करिए। Through the local authorities asked him to leave the district, he not only defeat the order but also express his willingness to court arrest and face trial. Ultimately, the government appointed an inquiry committee with Gandhiji as a member and relaxed the pressures on the peasants. It was the first viceroy of Gandhiji in his experiment with the civil disobedient movement. अभी हम पढ़ेंगे किस तरीके से ये सबसे जो ये केसेस मैंने आपको बताया, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स, इसमें ये हुए थे इस पीरियड में आपके 1918 ओके। अब आता है हमारा रॉयल टैक्स सत्याग्रह जो 1919 के टाइम पे आया था। क्या हुआ था इस पीरियड में, ये सब। So during World War I, a series of law was enacted by British government. यहाँ पे ना अब एक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए रॉयल एक्ट पास किया। अब ये क्या था, द रॉयल एक्ट पास इन 1919 sought to make a wartime restriction permanent and provided for imprisonment for any person without any trial. यहाँ पे बेटा पता क्या होता है, यहाँ पे ना लोगों को विदाउट एनी ट्रायल इम्प्रिजन कर दिया जाता है। उनको लगता था ब्रिटिश को ये लोग हमारे खिलाफ कुछ पब्लिश कर सकते हैं, या ये बहुत फेमस लीडर्स है, बहुत एक्टिविस्ट है, तो इनको पकड़ के जेल में बंद कर दो विदाउट एनी ट्रायल। उन्होंने कुछ किया है नहीं किया, बस उनको पकड़ के जेल में बंद कर दो, ताकि ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो लोग हमारे खिलाफ जो कर रहे हैं, जो भी हमारे खिलाफ है, उनको पकड़ के बस जेल में बंद कर दो। दिस इज रॉयल एक्ट बताया था कि यू कैन केप्ट एनी पर्सन इम्प्रिजमेंट विदाउट एनी ट्रायल। गांधी जी लॉन्च अ सत्याग्रह प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दिस लॉ। गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया अगेंस्ट दिस लॉ। ये जो रॉयल टैक्स लाया था, इस लॉ के अगेंस्ट में ये लेके आए। A countrywide campaign against the act followed in April 1919 and the Gandhiji was taken into custody. अब यहाँ पे गांधी जी को कस्टडी में लेके आया हमने। गांधी जी का ये जो रॉयल सत्याग्रह है, रॉयल एक्ट है, ये बहुत गलत है। ये हमारे इंडियंस के लिए बहुत गलत है, क्योंकि किसी को भी आपको लगता है कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ चीज पब्लिश कर सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, तो इनको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहले 1919 का रॉयल एक्ट। इसके बाद आता है सबसे बड़ा एंड सबसे डिसहार्टनिंग मूवमेंट, जो है जलियांवाला बाग। अब इसमें क्या होता है, ये आपने नाम सुना होगा, ये जगह सुनी होगी, पंजाब की है ये। अब इसमें क्या होता है, आप सभी को पता, बैसाखी का दिन था। ऑन अप्रैल 13, 1919 a huge public meeting was held in Jallianwala Bagh at Amritsar to protest against the arrest of 2 popular leaders. Of course वहां पे 2 हमारे पॉपुलर लीडर को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था। सो उसके लिए ही उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग गैदर की थी जलियांवाला बाग अमृतसर में, लोगों ने, कि हम डिस्कशन करते हैं कि हम कैसे अपने इन लीडर्स को रॉयल टैक्स की वजह से जो जेल में बंद कर दिए, इम्प्रिजमेंट कर रहे हैं, इनको कैसे छुड़ा सके। तो उसके लिए नॉर्मल सी उन्होंने डिस्कशन वाली मीटिंग रखी थी, ऑर्गेनाइज की थी जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को, सबको पता, बैसाखी वाले दिन। अब यहाँ क्या होगा पता है, अभी हम पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे जनरल डायर था, उन्होंने एक ही जगह था बाहर जाने का रास्ता जलियांवाला बाग से, वहां उसको ब्लॉक किया और वहां से ट्रूप अपने लेके आए और वहां अपनी आर्मी की हेल्प से पूरा का पूरा फायरिंग शुरू कर दी, अंधाधुंध फायरिंग, जिसपे 1000 से लेके कितने लोग डेथ हो गए, कितने सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। आज भी वो गोलियों के निशान आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। वो ये जलियांवाला बाग मैसेकर था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर को लगा ये हमारे खिलाफ यहाँ पे इतनी सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमसे बिना पूछे, चलिए इनको शूट आउट किया जाए। ये था जलियांवाला। ठीक है, so on April 13, 1919, a huge public meeting was held in Jallianwala Bagh at the Amritsar to protest against the arrest of 2 popular leaders. It was peaceful meeting. Starting में ये बहुत peaceful थी। General Dyer arrived. अब General Dyer जैसे arrive हुआ with their troops locked the entrance gate
of the park and without any warning order the soldier to fire. मैंने बताया एंट्रेंस गेट को ब्लॉक किया, ट्रूप्स को बोल दिया फायरिंग करो अंधाधुन. About 1000 people were killed and 2000 people were injured in स्टेपिट. मतलब काफी लोग इंजर्ड हुए और काफी लोग मरे. 1000 to 2000 तो ये जस्ट एक नंबर है, इससे भी बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स वी डोंट नो. सो दिस इंसिडेंट शॉक द एंटायर कंट्री. ये जो जलियांवाला बाग का मैसर किया था ना, ये जो धीरे धीरे आग लोगों में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो उबल रही थी, ये इसके बाद, इस मिसहैपनिंग के बाद लोगों में एक तरीके से बहुत गुस्सा हो गया कि इन्होंने हमने कुछ किया नहीं. We are just gathered to discuss something and they shoot everyone. This is how it is going to be happen. If someone gather for a meeting or someone is just discussing about what are the things we can do, they can shoot out. Does it really good? I'm thinking it's not. Okay, so Rabindranath Tagore renounced the title of Nightingalehood in protest that Punjab strategy combined with the Khilafat agitations brought Gandhi ji to forefront of Indian politics. ये था आपका टाइम पीरियड कि जब गांधी जी ने कहा ये होगी, ये एक लेवल पूरा हमारा क्रॉस हो गया. जो बाउंड्री हमारी जो पेशेंस की थी ये क्रॉस हो गई है. उस टाइम पे काफी लीडर्स ने अपने जो टाइटल्स से, अवार्ड से, रिवॉर्ड से, वो सब त्याग दिए. हमें कुछ चाहिए नहीं ब्रिटिशर के. वी आर नॉन कॉपरेशन विद देम. हमें इनका सब कुछ बायकॉट करना है. वी आर नॉट विद देम. इस तरीके से. अब देखते हैं द आइडिया ऑफ गांधी जी. गांधी का क्या आइडिया था? द आइडिया ऑफ गांधी. So the social religious medium of its native place, the value of Vaishnavism, Jainism and the outlook of its parent had a major influence on him since his childhood. In his later life, the Gospel of Jesus Christ and the writing of Tolstoy, Thoreau and Ruskin also influenced his thinking. A number of influence shaped the idea of Gandhi, which he mentioned in his autobiography My Experience with Truth. Of course गांधी जी ने अपनी काफी सारी चीजें अपनी ऑटोबायोग्राफी में My Experience with Truth में लिखी गई हैं. However, the greatest lesson of his life he learned from his own actions and experience. Of course गांधी जी ने काफी सारी चीजें तो अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्शंस की बदौलत सीखी हैं. ठीक है. So the chief components of Gandhi's ideology was सत्याग्रह. Okay. The chief components of Gandhi's ideology was satyagraha. It means true force, soul force or the search of truth. Of course, ये जो इसका गांधी आइडियोलॉजी क्या थी, ये गांधी जी किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड थे? ट्रू फोर्स, सोल फोर्स एंड द सर्च फॉर ट्रुथ. कि सच की तलाश करना है, सच बोलना है, नॉन वायलेंस. So this concept was evolved by him during his struggle in the South Africa. Subsequently, he became the major element of the Indian freedom struggle. ये एक मेजर हमारा एलिमेंट रहा था हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में. अहिंसा. क्या है अहिंसा? मतलब नॉन वायलेंस. was inseparable constitute of सत्याग्रह. ये सत्याग्रह का सबसे एक मेन पार्ट था कि नॉन वायलेंस, अहिंसा करना. It was to be used in such a way that by self-suffering and not by violence one should can achieve his goals. गांधी जी का मेन चीज ये कहते थे कि अगर हमें कोई गोल को अचीव करना है तो हमें नॉन वायलेंस को अपनाना पड़ेगा. हमें किसी को हार्म करके हम कोई चीज नहीं अचीव कर सकते. हमें कोई चीज अचीव करनी है तो दैट मीन्स हमें आराम से सोच समझ के चीजों को करना पड़ेगा. Freedom, according to him, could not be won without a non-violent satyagraha, which could attain different forms like fasting, non-violence, picketing, non-cooperation and civil disobedience movement. जितने भी ये मैंने movements पढ़े, non-cooperation, civil disobedience movement, fasting, non-violent, ये सारी चीजें थी जिसमें non-violence का ही पाथ अपनाया गया. आगे फिर बेटा स्वदेशी. अब ये स्वदेशी वर्ड से मतलब क्या है? स्वदेशी मीन्स अपनी चीजों को प्रमोट करना, इंडिजीनियस चीजों को. सो स्वदेशी वाज अनदर टू गांधीज कोर आइडिया. इट मीन द यूज ऑफ थिंग्स बिलोंगिंग टू देयर ओन कंट्री. ऐसी चीजों को यूज करना जो हमारी कंट्री की ही है. ही emphasized the use of manual labor which underlies the use of चरखा. चरखा मीन्स अपनी चीजों, खादी प्रोडक्ट्स है ना, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को यूज करी.
The concept of Swadeshi was also a remedy for the poverty and economic drain of the country. ठीक है, तो ये थी स्वदेशी मूवमेंट, ये था आपका अहिंसा, और हमने देखा क्या गांधी जी ने पॉलिसीज को ऑप्ट किया। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं बेटा द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 1922 तक थी। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, क्या हुआ था इस टाइम पीरियड में, ऐसी क्या चीजें हुई थी। ठीक है, ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, रॉयल टैक्स, जलियांवाला बाग, गांधी जी की आइडियोलॉजी। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक हम पार्ट 1 में कवर करेंगे, हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक का हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे का हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। देखिए, अब गांधी जी बाकी सब लोग, हमें ब्रिटिशर से कोई कॉपरेशन चाहिए ही नहीं, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो शुरू हुआ था 1920 और कब तक था 1922 तक, वो भी गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, तब ये कॉपरेशन को वापस खींच लिया गया है। क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, भी देखेंगे। ये देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पता क्या है। देखो हिस्ट्री को ना हिस्ट्री की तरह देखा करो, स्टोरी की तरह, लाइन बाय लाइन तो हम पढ़ेंगे ही, बट इसमें क्या था, ब्रिटिश, अब इंडियंस ने जितने लोग, वो कह रहे थे अब हमें किसी भी चीज को लेके ब्रिटिशर्स के साथ कोई कॉपरेशन नहीं चाहिए, हमें उनकी कोई चीजें नहीं चाहिए, इनके इंस्टीट्यूशन में नहीं हम पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेजेस आपके ऑफिसेस सब कुछ उन्होंने छोड़ दिए, अपने अवार्ड्स तक छोड़ दिए, एंड प्रमोट स्वदेशी, अपनी चीजों को प्रमोट करेंगे। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर इसको गांधी जी ने विड्रॉ कब किया, जब काफी सारे लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के गुस्से, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो गुस्सा था ना, उन्होंने क्या किया, यूपी में एक पुलिस स्टेशन है, ठीक है, ये तो वहां पे ना आग लगा दी उन्होंने, उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब ये तो वायलेंस क्रिएट हो गया, तो गांधी जी तो इस चीज पे नहीं फॉलो करते थे, तब उन्होंने ये मूवमेंट को विड्रॉ किया था। ठीक है, तो अब ये लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैसा रहा, क्या क्या चीजें थी, बाकी सब चीजें। ठीक है, तो ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। So the non-cooperation movement launched under the Gandhian leadership in 1920 marked the commencement of the phase of mass movement in Indian freedom struggle. ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक मास मूवमेंट था लोगों का, काफी सारे लोग एक साथ आए थे इस टाइम पे, क्योंकि ऑफकोर्स जलियांवाला, रॉयल टैक्स, ऐसी ऐसी चीजें हो गई थी ना कि एवरीवन इज जस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बस उनके खिलाफ, मतलब वॉर की स्थिति में थे सब लोग, है ना। सो द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया इज इन द पोस्ट वॉर ईयर हैज वर्सन। अब इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की और खराब हो गई, एकदम वर्सन हो गई। द नेशनलिस्ट वर thoroughly disillustrated with the British for going back to their promise by giving more political concessions. The Government of India Act 1919, also known as Montaigne-Chelmsford Reform, also disappointed them by introducing diarchy in the provision. ये जो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था, ये भी इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो ब्रिटिशर लेके आए थे। So an all-party conference at Allahabad proved a program of boycott of various school, colleges, government offices and court. ये इस प्रोग्राम में बोला था कि हम सब चीजों को बाइकआउट कर देंगे, जितनी भी ब्रिटिशर्स की चीजें। खिलाफत कमेटी लॉन्च अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने भी अपना टाइटल रिटर्न कर दिया, दैट इज केसरी हिंद। इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कलकत्ता, the Congress supported Gandhi's plan or the non-cooperations with the government till his demand was fulfilled and the Swaraj was established. लोगों ने कहा हमें non-cooperation movement को हम फॉलो करेंगे, जब तक हमारी डिमांड नहीं सुनी जाती, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो जाता, हमें स्वराज नहीं मिल जाता, हमें सेल्फ रूल नहीं मिल जाता, वी आर द पार्ट ऑफ non-cooperation movement. This movement launched by Gandhi ji in the two aspect. तो इसको दो एक्सपेक्ट में गांधी जी ने लॉन्च किया था, देखिए पहला एंड दूसरा। फर्स्ट है बेटा, इट एडवोकेट्स बाइकआउट ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स गिवन बाय द ब्रिटिश। सबसे पहले गांधी जी ने कहा था जो जो ब्रिटिशर्स ने आपको रैंक्स, टाइटल्स, ऑनर्स दिए, सब कुछ बाइकआउट करो, लौटा दो इनको, हमको नहीं चाहिए इनके टाइटल्स कुछ भी। गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, सबने अपने टाइटल्स लौटा दिए। There was to be a boycott of all the government functions, ceremonies, law courts, banks, offices, educational institution, British goods, etc. सब कुछ बाइकआउट कर दीजिए। सेकेंड है,
constructive program was launched for attaining self-reliances. He advocates the use of khadi. उन्होंने एडवोकेट किया खादी का यूज, द हैंडस्पन एंड द हैंड वोवन क्लोथ्स. द चरखा बिकेम अ सिंबल ऑफ स्वदेशी. चरखा मूवमेंट रह गया था, सिंबल हो गया था आपका स्वदेशी मूवमेंट का. किसका बेटा? चरखा इज अ सिंबल ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. Throughout this movement, Gandhiji also campaigned for national education, eradication of untouchability, and emancipation of women. Thus, he drew the support of a mass. इस तरीके से इन्होंने जो मूवमेंट्स किए थे, इसकी वजह से लोग इनके साथ आए थे. ठीक है, तो ये दो फेजेस थे गांधी जी के एट द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा द चेंज इन कांग्रेस. कांग्रेस में कैसे चेंज होता है, कांग्रेस की क्या क्या चीजों में चेंज किया करते हैं, ये देखते हैं. तो यहां तक स्वदेशी समझ में आया. अब ये भी देख लेते हैं चेंज इन कांग्रेस में कैसे होता है. At the regular session of Congress at Nagpur in December 1920, some organizational changes were made. The Congress was made permanent functioning body. अब इस टाइम तक कांग्रेस एकदम permanent functioning body बन गई. A working committee was formed to implement the programs. Provisional Congress Committee was reorganized on the basis of linguistic area. अब यहाँ पे areas को divide कर दिया गया on the basis of linguistic, भाषा के आधार पर. Congress memberships was open to all the above the age of 21 and to be the 18 years of age. जो 18 and 21 years की एज है उनको सबके लिए कांग्रेस ने मेंबरशिप अपनी ओपन कर दी गई. This organization acquired a wider base whereas some older leaders opposed a military struggle. Muhammad Ali Jinnah, G.S. Karapet, Bipin Chandra Pal and Annie Besant etc. left the Congress. बहुत सारे लीडर्स ने तो कांग्रेस को छोड़ दिया. ठीक है, thousands of students left the government school and joined the national schools and colleges. Of course, काफी सारे लोगों ने ब्रिटिशर्स के जो स्कूल कॉलेजेस थे, ऑफिस थे, उसको छोड़ दिया और अपने स्कूल कॉलेजेस को ज्वाइन किया. Hundreds of lawyers gave him his legal practice and joined the movement. बहुत सारे डॉक्टर्स, लीगल्स, प्रैक्टिशनर्स ने अपनी सर्विस छोड़ी और इस मूवमेंट में कूद पड़े. Huge bonfire of a foreign clothes were organized throughout the country and khadi became a symbol of freedom. खादी को एक फ्रीडम ऑफ सिंबल ऑफ फ्रीडम माना गया. बहुत सारे लोगों ने अपनी किताबें, बुक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस जो ब्रिटिशर्स के थे सबको छोड़ दिया और अपनी स्वदेशी चीजों को प्रमोट किया. The Congress boycotted the council elections and more than 2/3 of the electorate abstained from voting. काफी सारे लोगों ने वोट नहीं दिए, काफी सारे लोगों ने बाइकआउट कर दिया. The movement spread to the rural areas too, where the peasants organized no tax campaign. अब रूरल एरियाज में नो टैक्स कैंपेन हुआ, जो उस टाइम पे सबसे मेन इशू था प्लीजेंट्स के लिए, क्योंकि इतना हैवी टैक्स उस पर लगा दिया करते थे कि लोग बहुत परेशान थे. हिंदू एंड मुस्लिम प्रोक्लेम द यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी. अब यहाँ पे मुस्लिम एंड हिंदूज एक साथ कनेक्ट हो गए. Between 1921 and 1922, the movement took an unprecedented turn. अब यहाँ पे टर्न हो जाता है मूवमेंट. जो हम सब एक साथ थे ना, एक पीसफुल फॉर्म में अपना मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे, अब ये अनप्लीजेंट हो गया, अब ये वायलेंस क्रिएट हो जाती है. So the Prince of Wales was invited to India to arouse the feeling of loyalty. When he landed in the Bombay in November 1921, he was greeted with the hurtles and demonstrations. Prominent leaders bearing Gandhiji's were nearly 30,000 people was impressed. Our revolution was passed at the session of Ahmedabad in 1921 to intensify the program of non-violence and non-cooperation movement. जब अब ये इलाहाबाद में एक सेशन हुआ जिसमें ये जो प्रोग्राम को और इंटेंसिफाई करने की बात की गई. So Gandhiji decided to launch the civil disobedience movement from Bardoli district of Gujarat. अब गांधी जी ने ये सिविल disobedience movement को लॉन्च करने के लिए बोला कि हम करेंगे इसको गुजरात से. He sent an ultimatum to Viceroy in February 1922, threatening a mass civil disobedience against the respective policy of the government. गांधी जी ने पहले से ही वहां के वायसराय को बोल दिया था कि हम ऐसा एक मूवमेंट करने वाले हैं आपके खिलाफ. However, the unfortunate accident चौरी चौरा changed the course of movement. अब ये चौरी चौरा केस हुआ जो मैंने बोला पुलिस स्टेशन में, इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऑफ कोर्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा था, उन्होंने सीधा आग लगा दी. So the halting of non-cooperation movement also marked the end of खिलाफत movement. तब गांधी जी को ये लेना पड़ेगा वापस. ठीक है, तो यहां तक हमने फर्स्ट
पार्ट में अपना डिस्कस किया कि क्या था मूवमेंट, कैसे शुरू हुआ खिलाफत मूवमेंट, रॉयल एक्ट, जलियांवाला बाग, कैसे गांधी जी ने अपनी शुरुआत की, है ना, इंडिया के पॉलिटिकल पाथवे को फॉलो करते हुए। अब इसके आगे का हम पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए पार्ट 1 अच्छे से देखिए, कोई डाउट हो जरूर पूछिए एंड वेट करिए पार्ट 2 का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।